हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं अभी आपके स्कूलों में अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एक स्कूल का स्तर होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर रहता है, फिर जिला स्तर, राज्य स्तर, इस प्रकार से अन्य स्तर आपके इस परीक्षा में रहते हैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे डाला है, तो सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, जिसमें आपके स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और अभी ये राज्य स्तर की वीडियो डाल रहा हूँ, और इससे पहले भी राज्य स्तर की 2-3 वीडियो चैनल पे डली हुई है, तो उन वीडियोस को भी आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और इस परीक्षा में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसमें अगर आप पास होते हैं तो इसमें आपको पुरस्कार के रूप में कुछ राशि और पुरस्कार दिया जाएगा, और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं, और इसके पहले भी मैंने जितनी वीडियो डाला है सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो उन वीडियोस को देखकर आप इस परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जैसे प्रश्न आ सकता है आपका, ये राज्य स्तर के लिए है। तो जैसे है, मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। मौद्रिक नीति जो होती है ना, कि मुद्रा की जो नीति तैयार करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन में जैसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, भारतीय रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है और योजना आयोग। तो ये होता है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक ऋण नीति तैयार की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर क्या है। अगर आ गया बैंक दर क्या है और ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप वहाँ पे ये ऑप्शन लगाना कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, ये बैंक दर कहलाता है। मतलब जैसे कि आरबीआई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इससे जो और भी बैंक है जैसे एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है आपके, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये बैंक जो है आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका बैंक दर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके बारे में मैंने पहले की और भी वीडियो में बताया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल सन 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखो अभी मैंने बताया था और प्रश्न आ गया कि कब किया गया था, तो सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है इसमें, वर्ष खालिस्तान में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब किस वर्ष भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सन 1969 में, है ना, 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है। आरबीआई बैंक जो है वो किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता है, तो वो है जम्मू और कश्मीर का, है ना। इस बात को याद रखना, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपका कि आरबीआई देखो अपने भारत में सभी राज्यों के लिए लेन देन करता है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी राज्यों के लिए लेन देन करता है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसके लिए लेन देन नहीं करता, तो वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए आरबीआई लेन देन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, और इसका कारण यह है कि वहाँ का कानून तो अलग है, इस वजह से नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी, सन 1969 में। तो इससे पहले हमने अभी देखे थे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब, 1969 में किया गया था, और उसी समय लीड बैंक की योजना आरबीआई के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके अभी राज्य स्तर में पूछ सकते हैं, और यह वीडियो जिला स्तर के लिए भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन कौन करता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसमें तरलता का प्रबंधन करता है। जैसे किसी बैंक के पास अगर पैसों की कमी हो गई तो वो किस बैंक से उधार लेगा? अन्य बैंक से तो नहीं ले सकता, क्योंकि अन्य बैंक उसे पैसे उधार नहीं देंगे, तो वो आरबीआई से पैसे ब्याज में उधार लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे तरलता का प्रबंधन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा यानी 1 रुपए के सिक्के और नोटों को छोड़कर, यानी भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? मतलब 1 रुपए के सिक्के और नोट को छोड़कर जो अन्य मुद्राएं होती है उसे जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है ना। याद रखना कि 1 रुपए के सिक्के और जो नोट है ना, 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। लेकिन भारत में और भी जो मुद्राएं होती है वो आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 12 बैंक ऐसे हैं जो भारत में राष्ट्रीयकृत हैं, है ना। और ये कब हुए, कब 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 तक का है? तो 1 मार्च 2022 तक भारत में 12 ऐसे बैंक थे जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे। तो याद रखिएगा कितने बैंक हैं बच्चों? 12 बैंक हैं ऐसे जो राष्ट्रीयकृत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा प्रायोजित है। ये भारत सरकार के द्वारा भी नहीं है, रिजर्व बैंक के द्वारा भी इसका कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है, देखे होंगे आपने गांव में आपका सोसाइटी वाला जो बैंक रहता है वो जो है एक वाणिज्यिक बैंक है, वही है। सोसाइटी वाला जो बैंक रहता है उसी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है और यह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो ये सारे रेट आरबीआई तय करती है, भारतीय रिजर्व बैंक तय करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। तो आरबीआई का पूरा नाम पूछे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम कहते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक तय करती है। अगला प्रश्न है। आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधार दर मतलब बेस रेट क्या है? आरबीआई द्वारा आधारित न्यूनतम आधार दर क्या है? तो 9.3% इसका सही आंसर होगा। 9.3% इसका सबसे कम आधार दर होता है, ब्याज रेट होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन यहाँ पे दिए हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको राज्य स्तर में पूछे जाएंगे। और बच्चों राज्य स्तर में थोड़ा आपका कठिन एग्जाम होगा, थोड़ा टफ लेवल होगा इसका, क्योंकि देखो राज्य स्तर में टफ लेवल होगा ना, क्योंकि देखो आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा आपको टफ मिलता रहेगा, तो काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे पिछली बार किसी ने कहा था कि आप जिला लेवल पर और भी वीडियो बनाइए, तो मैंने कम से कम 7-8 वीडियोज़ जिला लेवल की डाल दी है चैनल पर, तो उन वीडियोज़ को भी आप जाकर ज़रूर देखें। और राज्य स्तर की भी वीडियो मैं धीरे धीरे ला रहा हूँ बच्चों, बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है यहाँ पे, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया। अगला दिया है यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ने 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। अगला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया, हमने अभी पढ़े थे कि स्थापना हुई थी तो परिचालन चालू करेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला दिया है रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो ये गलत है ना, क्योंकि ये नहीं किया गया था, है ना। इसके बाद देखते हैं हम, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर की गई, तो ये भी एकदम सत्य है, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर की गई थी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड नंबर का, कि 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, तो ये नहीं किया था, तो ये गलत होगा, है ना। अगला प्रश्न है, जैसे आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों कामकाज या का पर्यवेक्षण करता है? तो ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है।
मतलब आपके कामकाज कैसे हो रहे हैं इस चीज़ को देखता है। अगर बैंक में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप शिकायत किससे करेंगे, आरबीआई से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधार दर एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार देने की अनुमति नहीं है। कुछ मामलों को छोड़कर यदि खालिस्तान द्वारा अनुमति दी जाती है तो वो आरबीआई के द्वारा ही दी जाती है, रिजर्व बैंक के द्वारा ही दी जाती है। मतलब अगर आपको ब्याज दर में अगर कोई छूट देता है, अगर ब्याज दर में कुछ कमी कर देते हैं तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही हम कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक इसमें देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो याद रखना, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करके 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन कब किया गया था? इसमें 1934 में किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसमें सुधार किया गया था, इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है अगर आ जाए तो बैंकिंग, ट्रेडिंग आदि है ना। आप ट्रेडिंग करते हैं, देखे होंगे कई सारे एप्लीकेशन जिसमें ट्रेड करना पड़ता है पैसे, है ना। जैसे आपका अप स्टॉक हो गया, है ना, और भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, तो इनमें आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको फिर कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कुछ निश्चित जमा राशि है जो बैंक को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सीआरआर कहते हैं, केस रिवर्स रेशो, है ना। केस रिवर्स रेशो हम कहा जाता है। ये क्या है? कुछ निश्चित जमा राशि होती है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा रखनी पड़ती है ना। मतलब जैसे आप कोई बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझो। जैसे आप कोई बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको आरबीआई के पास कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे जमा रखने पड़ेंगे, है ना। तब आप कोई बैंक खोल सकते हैं, वो पैसे यूज़ नहीं कर सकते। फिर जैसे आपको कभी बीच में पैसों की कमी होती है तो आरबीआई उन्हीं पैसों से आपकी कमी पूरी करता है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्या है कैश रिवर्स रेशियो यानी सीआरआर, तो यही है। अगला प्रश्न है, जैसे बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के आहरित यानी विड्रॉ की जा सकती है, क्या कहलाती है? यानी बैंक डिपॉजिट जो है वो बिना सूचना के हम विड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? तो डिमांड डिपॉजिट वो कहलाता है ना। समय जमा तो नहीं कहलाएगा, है ना। निकासी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि निकासी तो हम करेंगे तो बैंक में हमको वो एक फॉर्म भरना पड़ता है ना पैसे निकालने के लिए, तब हम पैसे निकाल सकते हैं। या एटीएम से भी हम पैसे निकालेंगे तो बैंक को तो पता चलेगा कि हम पैसे निकाले, और संचय भी नहीं कर सकते। तो ये डिमांड डिपॉजिट जो होता है इसके तहत क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट जो होता है इसी को डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं ना। तो इसके तहत क्या होता है? बिना सूचना के हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो खालिस्तान में शामिल होता है। किस में शामिल होता है? आरबीआई की दूसरी अनुसूची में यह शामिल होता है। याद रखिएगा, अनुसूचित बैंक कहाँ शामिल होता है? आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिवर्स रेशियो को कम करता है तो क्या होगा? यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है नगद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो क्या होता है इसमें? तो क्रेडिट निर्माण में इसमें वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है बच्चों जुलाई से जून तक, है ना। लेकिन अब अप्रैल से मार्च तक चलने लगा है, ये भी आप याद रखिएगा। अब कब से चलने लगा है? अप्रैल से मार्च तक इसका लेखा वर्ष चलने लगा है। अब अप्रैल से मार्च कैसे, अगर आपको समझ नहीं आया तो ये चलता है बच्चों 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलेगा, है ना। उसके बाद फिर से 1 अप्रैल आ जाएगा। तो लेखा वर्ष कब तक होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। जैसे आपका देखे होंगे आप कैलेंडर में, आपका एक साल कितना होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है ना। ऐसे ही हिंदू कैलेंडर लेंगे तो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होता है। तो उसी प्रकार से आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो पहले कब से कब तक होता था? तो ये होता था 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, है ना। लेकिन अब कब तक होने लगा? तो अब 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होने लगा है। याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 30 मार्च आरबीआई का लेखा वर्ष होता है।
शायद आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे प्रश्न समझ आएँ। और आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और खुला बाजार प्रचालन में बदलाव किसके उपकरण हैं? तो ये मौद्रिक नीति के ही उपकरण कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहकों से अल्पकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर को हम क्या कहते हैं? तो इसे मूल उधार दर कहते हैं। बैंक द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट योग्य ग्राहकों से अल्पकालिक ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मूल उधार दर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें खुला बाजार प्रचालन को संदर्भित करता है। क्या करता है? तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीदी और बिक्री इसको संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है, यह रेपो दर कहलाती है। इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। और बच्चों, आपको इस परीक्षा में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाएगी, जैसे कि बैंकों में यूज़ होने वाली शब्दावली पूछी जाती है, तो उन शब्दावली को आप ज़रूर से याद रखिए। जैसे अकाउंट, बैंकों में निम्न में से कौन सी शब्दावली यूज़ की जाती है? जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए आपको, 4 ऑप्शन में से। जैसे अकाउंट है तो अकाउंट कहाँ बैंक में यूज़ किया जाता है ना? चेक कहाँ यूज़ किया जाता है? बैंक में यूज़ किया जाता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो ऐसे जो शब्दावली होती है वो बैंक में यूज़ की जाती है। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है, क्या कहलाती है? तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। देखो, रेपो रेट अभी मैंने आपको बताया क्या कहलाती है। तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, तो वो क्या कहलाती है? रेपो रेट, है ना। और जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे अनुसूचित बैंकों को खालिस्तान के साथ पंजीकृत होना चाहिए, तो इसे रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन ये रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में है, अभी हमने पढ़े थे। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, जिसे आप एसबीआई के नाम से जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। तो इसका 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया। यानी एसबीआई की स्थापना आपसे पूछे, स्टेट बैंक की स्थापना पूछे, तो सन 1955 आप लगा सकते हैं। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, लेकिन इसके पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक इसका नाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है? ताड़ के पेड़ के सामने बाघ, है ना। इस बात को याद रखना, प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अशोक स्तंभ की राजधानी, ये भी नहीं होगा। धन की थैली वाला नहीं है। ताड़ के पेड़ के सामने बाघ, ये क्या है? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? तो कॉरपोरेशन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हाल ही में किस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया? तो याद रखिएगा, आईडीबीआई जो बैंक है, इसे यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया गया है। आरबीआई की प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई के पास से खालिस्तान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। मतलब आरबीआई की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि आरबीआई के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितने से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? तो 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर हम इन्हें इसमें रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे? है ना। देखो, मनमोहन सिंह ये तो थे, है ना, भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे ये तो। और फिर अगला प्रश्न है आपका, जैसे एम एस गिल या सुनील अरोड़ा, तो ये जो थे, ये क्या थे? आरबीआई के गवर्नर नहीं थे। बाकी मनमोहन सिंह भी गवर्नर थे, उर्जित पटेल भी थे और रघुराम राजन भी थे। तो याद रखिएगा, ये सब क्या थे? गवर्नर थे, लेकिन ये गवर्नर नहीं थे। तो आपको यहाँ पे आरबीआई के जो जितने भी अभी तक गवर्नर हुए हैं उनको भी याद रखना पड़ेगा, उनके नाम याद रखना पड़ेगा, ताकि अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं कि कौन गवर्नर था और कौन नहीं था। तो इस प्रकार से भी आप सारी चीज़ें याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो याद रखना डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। आप देखना आपके पास जो डेबिट कार्ड होगा उसमें अंक कितने होंगे? 16 अंक होंगे। इस बात को जरूर से याद रखना बच्चों। और एक बात और पूछा जा सकता है आपको, जीएसटी नंबर जो होगा, है ना, जीएसटी सभी जानते हैं, तो जीएसटी नंबर जो होगा, जीएसटी नंबर में कितने डिजिट होते हैं या कितने अंक होते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो जीएसटी में 15 डिजिट होते हैं, 15 अंक होते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? 16 होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अगला प्रश्न है आपका कि आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा नोटों की किस महात्मा गांधी श्रृंखला पर पारिस्थितिक दर्शाई गई थी? तो 100 रुपये के नोट पर दर्शाई गई थी, है ना। इस बात को याद रखिएगा, कितने के नोट पर दर्शाई गई थी? तो 16 पर, सॉरी, 100 रुपये के नोट पर दर्शाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1921 में की गई थी। और 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? एसबीआई कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जैसे भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया था। तो 1949 में पारित किया गया था बैंकिंग विनिमय अधिनियम। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। और 1949 में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो जो मैं अभी लेकर के आया हूँ। और ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा चैनल पे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।